बीएससी सेकेंड ईयर की फर्स्ट पेपर मैथमेटिक्स का जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उसके कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स बता रहे हैं तुम्हें। लीनियर अलजेब्रा का जैसे फर्स्ट चैप्टर जो है वेक्टर स्पेस। सबसे पहले हम समझ लेते हैं वेक्टर स्पेस है क्या। वेक्टर स्पेस जैसे एक ग्रुप होता है कि an algebraic structure is said to be group if the following condition are satisfied। वो कंडीशंस हमारी क्या होती हैं? नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी, नंबर 2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, नंबर 3 एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, नंबर 4 एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। और अगर वो ग्रुप हमारा एबिलियन ग्रुप होता है तो हम कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड कराते हैं। इसी तरीके से वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस का ए नॉन एम्प्टी सेट वी ऑफ एलिमेंट्स, ए नॉन एम्प्टी सेट वी ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड वेक्टर्स is said to be vector space over a field F। Over a field F is called the vector space if the following condition are satisfied। वहां पर हमें सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती थी, यहाँ पर हमें दो कंडीशंस लगभग 3 कंडीशंस हमें सेटिस्फाई करानी होती हैं। ए बी और सी हम कंडीशंस को मान लेते हैं। अगर तो पहली कंडीशन है ए भाग में, ए पार्ट में हमें प्रूव करना होता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होनी चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड देन कम्यूटेटिव लॉ। अगर ये सिंगल ऑपरेशन के लिए है, सिंगल ऑपरेशन जैसे बाइनरी एक ऑपरेशन होता है, एक सिंगल ऑपरेशन हो, तो यहाँ पर सिंगल ऑपरेशन के लिए हम पहले ये 5 प्रॉपर्टी देखेंगे। एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है कि अगर एक्स वाई हमने कोई 2 पॉइंट से लिए हुए हैं तो उनका ऑपरेशन भी उसी नंबर का होना चाहिए। जैसे अगर हमने नेचुरल नंबर लिया तो नेचुरल होना चाहिए, अगर हमने कॉम्प्लेक्स लिया तो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो। दूसरी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या होता है कि हम 3 नंबर्स लेते हैं, जैसे एक्स वाई जेड लिया, तो अगर हम एडिशन के सापेक्ष में ले रहे हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड, यानी एक्स वाई को 2 बार हम पहले ऐड करें और बाद में जेड को ऐड करें, या हम y और z को पहले ऐड करें और फिर x को ऐड करें, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू होना चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड, यानी ये दोनों पक्ष हमारे जो है बराबर होने चाहिए। तो इस तरीके से ये हमारी एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। फिर आता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अगर हम किसी एलिमेंट्स में 0 ऐड करते हैं तो वही एलिमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। फिर आता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर हम एलिमेंट में कोई भी एलिमेंट है उसका अगर इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हम कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। फिर आता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ अगर a प्लस बी एडिशन में है तो a प्लस बी इक्वल होना चाहिए b प्लस a के, और अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो a इंटू बी इक्वल होना चाहिए b इंटू a के। तो ये 5 प्रॉपर्टी अगर हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं, इसके बाद हम देखते हैं तो हमारा ये ग्रुप हो गया। अब हम देखते हैं कि बी कंडीशन हम क्या सेटिस्फाई कराते हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखेंगे और सी में हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन फॉर ईच अल्फा बिलोंगिंग टू एफ एंड एक्स बिलोंगिंग टू वी, फिर अल्फा इनटू एक्स बिलोंगिंग टू वी, यानी अल्फा अगर हमने कोई एफ का एलिमेंट लिया है और एक्स हमने वेक्टर का एलिमेंट लिया हुआ है, तो एक्स इंटू अल्फा
या अल्फा इंटू एक्स आल्सो बिलोंगिंग टू वी, तो ये हमारा कहलाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरीके से हम देखते हैं एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन कि मल्टीप्लिकेशन में ये एसोसिएटिव है या नहीं है, कि अल्फा इंटू बीटा एक्सो इज इक्वल टू होना चाहिए अल्फा बीटा एक्सो, जहां पर अल्फा और बीटा ये हमारे एफ के एलिमेंट हैं और एक्स हमारा जो है बिलोंग कर रहा है वी से। इसी तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी देखते हैं कि I इंटू एक्सो इज इक्वल टू एक्स, जहां पर I बिलोंगिंग टू एफ और x बिलोंगिंग टू v। अब हम तीसरी कंडीशन देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये क्या डिस्ट्रीब्यूटिव है एडिशन के सापेक्ष में, कि अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई, वेयर फॉर एवरी अल्फा बिलोंगिंग टू एफ एंड एक्स वाई बिलोंगिंग टू वी। यानी अल्फा जो है वो हमारा फील्ड का एलिमेंट है और एक्स वाई हमारे वेक्टर के एलिमेंट हैं। अगर हमने फील्ड के एलिमेंट को इनके योग में मल्टीप्लाई किया है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव है या नहीं है। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव है तो ये वेक्टर स्पेस होगा। दूसरी कंडीशन है कि डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी डिस्ट्रीब्यूटिव कि अल्फा प्लस बीटा ये हमारे दो एफ के एलिमेंट हैं और एक्स यहाँ पर वेक्टर का एलिमेंट है, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स बराबर होता है अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू एफ एंड एक्स बिलोंगिंग टू वी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वेक्टर स्पेस हमारा क्या है। वेक्टर स्पेस की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि नॉन एम्प्टी सेट वी ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड वेक्टर स्पेस इज सेड टू बी वेक्टर ओवर ए फील्ड एफ इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। तो वो कंडीशन हमारी क्या क्या होगी, पहली कंडीशन होगी क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी कंडीशन होगी एसोसिएटिव, तीसरी कंडीशन होगी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फिर होती एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, फिर होती कम्यूटेटिव लॉ, फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम चेक करते हैं उसका, फिर हम एसोसिएटिव लॉ चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी चेक करते हैं, फिर हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन और डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू स्केलर एडिशन। तो यहाँ पर वेक्टर एडिशन और स्केलर एडिशन में डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए, यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन भी होना चाहिए और प्लस ये हमारी 5 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हमारा एक वेक्टर स्पेस कहलाता है। अब हम देखते हैं कि हमारे नंबर सिस्टम में किन किन नंबरों के वेक्टर स्पेस किस ओवरफील्ड पर सेटिस्फाई जो है करते हैं। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे वेक्टर स्पेस के, जैसे आर इज ए वेक्टर स्पेस ओवर क्यू। क्यू का मतलब रेशनल नंबर, आर का मतलब रियल नंबर, कि रियल नंबर हमेशा रेशनल नंबर पर वेक्टर स्पेस होता है, यानी R इज ए वेक्टर स्पेस ओवर Q। इसी तरीके से R इज ए वेक्टर स्पेस ओवर R, यानी रियल नंबर पर ही वेक्टर स्पेस हमेशा होता है। फिर C इज ए वेक्टर स्पेस ओवर R, C का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वेक्टर स्पेस है किस पर, रियल नंबर पर। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर पर ही हमारा वेक्टर स्पेस होता है। कुछ खास पॉइंट है हमारे कि R इज ए यानी रियल नंबर, रेशनल नंबर पर हमारा वेक्टर स्पेस है, रियल नंबर पर वेक्टर स्पेस होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर पर वेक्टर स्पेस होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर पर वेक्टर स्पेस होता है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड FO, सो वी एक्सप्रेस इसे हम VF के द्वारा लिखते हैं। इज ए वेक्टर स्पेस वी चेक 2 कंडीशंस हो, हम 2 कंडीशन चेक करते हैं यहाँ पर कोई वेक्टर स्पेस की। ये एडिशन की कंडीशन है, ये मल्टीप्लिकेशन कंडीशन है कि अल्फा प्लस वाई बिलोंगिंग टू वी एंड k इंटू एक्स बिलोंगिंग टू वी, यानी यहाँ पर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है v से और
x यहाँ पर बिलोंग कर रहा है V से। अब प्रॉपर्टीज कुछ इसकी होती है वेक्टर स्पेस की। प्रॉपर्टी क्या है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी कि अल्फा इंटू 0 बराबर 0 फॉर एवरी अल्फा बिलोंगिंग टू f, जहां पर अल्फा हमारा फील्ड का एलिमेंट है। 0 इंटू एक्स बराबर हमेशा 0 होगा, जहां पर x हमारा वेक्टर का एलिमेंट होता है। अल्फा इंटू माइनस एक्स बराबर माइनस अल्फा एक्स, या इसको माइनस अल्फा इंटू एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पर अल्फा हमारा फील्ड का एलिमेंट है और एक्स हमारा वेक्टर का एलिमेंट है। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में भी होता है, अल्फा इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस अल्फा वाई, ये सब्ट्रैक्शन पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। या 0 इंटू एक्स बराबर 0, यहाँ पर आइदर अल्फा इक्वल टू 0 या फिर x इक्वल टू 0, यानी अल्फा इंटू एक्स बराबर 0। तो यहाँ पर यही कंडीशन हो सकती है, या तो अल्फा 0 हो सकता है या फिर x 0 हो सकता है, यानी या तो फील्ड का एलिमेंट 0 होगा या फिर वेक्टर का एलिमेंट 0 होता है। तो ये कुछ हमारी वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज हैं। तो जैसे वेक्टर स्पेस होता है वैसे ही उसका एक सब स्पेस होता है। वेक्टर स्पेस और सब स्पेस जैसे सेट और एक सबसेट। तो सब स्पेस क्या है कि इफ VF इज ए वेक्टर स्पेस देन ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ U ऑफ ए V, यानी V वेक्टर स्पेस का एक U हमने सब स्पेस लिया, नॉन एम्प्टी सबसेट लिया, is called subspace of V if U is a itself vector space। अगर V हमारा जो U हमने लिया है, अगर U हमारा स्वयं एक वेक्टर स्पेस है तो U V का सब स्पेस कहलाता है। ओवर फील्ड F अंडर द ऑपरेशन ऑफ वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत जो U होगा वो हमारा वेक्टर स्पेस का सब स्पेस कहलाएगा। कह रहा है कि अगर 0 जैसे हमने लिया है, 0 एंड वेक्टर स्पेस ऑफ V इटसेल्फ इज कॉल्ड, इसको हम स्वयं कहते हैं क्या, ट्राइवल सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस V। Any other subspace of V if exists, अगर दूसरे हमारे ऐसे वेक्टर स्पेस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, इस कॉल्ड नॉन ट्राइवल सब स्पेस, वो हमारे नॉन ट्राइवल सब स्पेस कहलाते हैं, या इन्हीं को हम प्रॉपर सब स्पेस कहते हैं। कह रहा है कि 0 एंड वेक्टर स्पेस V इटसेल्फ इज कॉल्ड ट्राइवल सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V, वो V वेक्टर स्पेस का ट्राइवल सब स्पेस कहलाता है। और दूसरे हमारे जो सब स्पेस V हैं अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं देन ट्राइवल सब स्पेस, तो उन्हें हम नॉन ट्राइवल सब स्पेस कहते हैं और प्रॉपर सब स्पेस भी कहते हैं। अब कोई भी सब स्पेस किसी वेक्टर स्पेस का हमारा सब स्पेस कहलाएगा इफ एंड ओनली इफ, कंडीशन हमारी है कि यदि और केवल यदि, पहली कंडीशन है कि एक्स वाई बिलोंगिंग टू U, अगर एक्स वाई हमारा U के एलिमेंट है, यानी जो हमने सब स्पेस लिया हुआ है उसके अगर एलिमेंट हैं, देन एक्स माइनस वाई आल्सो बिलोंगिंग टू U, यानी उनका सब्ट्रैक्शन भी हमारा U का एलिमेंट होगा। दूसरी कंडीशन है कि अगर अल्फा बिलोंगिंग टू F हो, अल्फा हमारा फील्ड का एलिमेंट है और एक्स बिलोंगिंग टू U और x हमारा U का एलिमेंट है, देन उनका मल्टीप्लिकेशन जो है यानी अल्फा x आल्सो बिलोंगिंग टू U, यानी ये हमारी सब्ट्रैक्शन की कंडीशन होगी और ये हमारी जो है मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन होगी। इसी तरह एडिशन की भी कंडीशन होगी कि अल्फा x प्लस बीटा वाई बिलोंगिंग टू U, अगर अल्फा x और बीटा वाई हमारी U के बिलोंग कर रहे हैं तो फॉर एवरी, जहां पर अल्फा बीटा हमारे फील्ड के एलिमेंट हैं और एक्स वाई हमारे वेक्टर के एलिमेंट हैं, तो कोई भी वेक्टर स्पेस हमारा कोई भी सब स्पेस किसी भी वेक्टर स्पेस का सब स्पेस हमारा तब होगा जब ये तीनों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई
कर रही होंगी कि नंबर 1 सब्ट्रैक्शन, नंबर 2 मल्टीप्लिकेशन और नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करती हैं तो वो हमारा सब स्पेस होगा दिए गए वेक्टर स्पेस का। मान लो दो हमारे वेक्टर हैं, एक है ए और बी। ये दो वेक्टर स्पेस हैं, एक ये वेक्टर स्पेस है, एक वेक्टर। मान लो इसको हमने VFO1 कह लिया और इसको हमने V2F कह लिया। तो इनका इंटरसेक्शन यानी V1F और इंटरसेक्शन V2F, तो दो सब स्पेस का वेक्टर स्पेस, दो सब स्पेस का जो इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन, ये हमेशा वेक्टर स्पेस होता है। यानी इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेस इज आल्सो ए सब स्पेस। तो अगर कोई दो हमारे सब स्पेस हैं और उनका अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं तो वो भी हमेशा सब स्पेस ही होता है। इसी तरीके से यूनियन इनका है V1FO और यूनियन V2F। यानी यूनियन में ये कंडीशन लागू नहीं हो सकती है, यानी मे और मे नॉट बी की कंडीशन है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हो तभी सकता है जब एक का एलिमेंट दूसरे के एलिमेंट से कंटेंट कर जाए या कोलाइड कर जाए, तो ये यूनियन का हो सकता है, अदरवाइज यूनियन में सब स्पेस नहीं हो सकता है। किसी वेक्टर स्पेस को हम FO NV या VNF दोनों से डिनोट कर सकते हैं, या तो ऐसे डिनोट करते हैं या फिर हम ऐसे डिनोट जो है करते हैं। तो ये वेक्टर स्पेस संबंधी कुछ हमारे खास पॉइंट हैं जो कि तुमको याद रखने हैं परीक्षा की दृष्टि से। इसी पे आधारित छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे जो हैं आएंगे प्रश्न में। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर है लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस। लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस में हम सबसे पहले समझेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है कि लेट VF इज ए वेक्टर स्पेस एंड x1, जैसे x1 x2 xn belonging to V, then any vector xo is equal to alpha1 into x1 alpha2 into x2 alpha n xn। यानी अगर अल्फा हमारे f के एलिमेंट हो और x हमारा v का एलिमेंट हो, तो इन दोनों के प्रोडक्ट का सम हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है। यानी alpha1 x1 plus alpha2 x2 alpha n xn, जहां पर alpha1 alpha2 ये फील्ड के एलिमेंट हैं, इस कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर x1 x2 xn। यानी इस वेक्टर का ये लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाएगा x। तो लीनियर कॉम्बिनेशन समझ में आ गया। अगर alpha1 alpha2 हमारे वेक्टर के एलिमेंट हैं और x1 x2 ये वेक्टर के एलिमेंट हैं, तो इनके प्रोडक्ट का योग हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है। अभी होता है लीनियर स्पैन क्या होती है। लीनियर स्पैन क्या है? इफ VF इज ए वेक्टर स्पेस एंड S be any non-empty subset of V, यानी VF हमारा एक वेक्टर स्पेस है और S जो है एक नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V है, यानी V का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। देन द लीनियर स्पेस ऑफ S, तो S का लीनियर जो स्पैन होगा इज द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट S। तो जितने भी फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे उन सबका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा उसे हम LS से डिनोट करेंगे, यानी लीनियर स्पैन हो। जैसे LS इज इक्वल टू लीनियर स्पैन alpha1x plus alpha2x plus that is alpha n xn, where n belonging to n और x1 x2 belonging to S का एलिमेंट और alpha1 alpha2 alpha n belonging to F। तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है और लीनियर स्पैन क्या है, समझ में आ गया।
देखिए लीनियर सब स्पैन की कुछ हमारी प्रॉपर्टीज हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि द लीनियर स्पैन LS ऑफ एनी सबसेट S ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ओवर ए फील्ड इज कॉल्ड ए सब स्पेस ऑफ V। यानी जो लीनियर स्पैन होता है वो हमारा सब स्पेस होता है किसका, V का कहलाता है ओवर फील्ड F पर। S इज लेस देन आर इक्वल टू LS, यानी S की जो वैल्यू होती है वो LS से या तो बराबर होती है या छोटी होती है। LS इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस, जहां की LS जो है वो हमारा स्मॉलेस्ट सब स्पेस है किसका, S का, कंटेनिंग यहाँ पर S करता है। तीसरी कंडीशन होती इफ S एंड T आर सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस V, S और T अगर दो हमने सबसेट लिए हैं V के, then S is less than or equal to T। This implies that कि LS जो होगा इसका स्पैन जो होगा वो भी इससे छोटा होगा, यानी S अगर T से छोटा है यानी S और T क्या है, सब सेट है। अगर ये हमारे छोटे S छोटा है तो इनका स्पैन भी छोटा होगा या बराबर होगा। दूसरी कंडीशन है कि S इज सब स्पेस ऑफ V, S हमारा V का सब स्पेस है, इसका मतलब उसका लीनियर सब यानी जो लीनियर स्पैन है वो S के बराबर होगा। तीसरा है कि अगर LSO यानी लीनियर सब स्पेस का लीनियर सब स्पेस निकालते हैं तो लीनियर सब स्पेस के बराबर होता है, यानी स्पैन जो है अगर हम दो बार लेते हैं तो पहले वाले स्पैन के ही बराबर होता है। तो ये हमारी तीन खास कंडीशंस हैं कि अगर दो सबसेट हैं S और T तो उनका स्पैन भी बराबर होगा या छोटा होगा। S जहाँ पर सब स्पेस ऑफ V है तो उसका स्पैन S के बराबर होगा, और अगर दो बार हमने स्पैन लिया है तो पहले स्पैन की S के बराबर हो जाता है। अब हम वेक्टर जो होता है दो टाइप के होते हैं, या तो लीनियर डिपेंडेंस होते हैं या फिर लीनियर इंडिपेंडेंस होते हैं। तो डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस, कब डिपेंडेंस होगा और कब इंडिपेंडेंस होगा ये डिपेंड करता है इसके लीनियर कॉम्बिनेशन की कंडीशन पर। देखिए कह रहा है कि इफ देयर एग्जिस्ट्स स्केलर अल्फा 1 अल्फा 2 एट डैश अल्फा n बिलोंगिंग टू FO, यानी जो हमारी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n ये हमारे F के जो एलिमेंट हैं इनमें से नॉट ऑल ऑफ देम जीरो, यानी इसमें से अगर सारे के सारे एलिमेंट हमारे जीरो नहीं है, ठीक, तो वो हमारा क्या कहलाता है, डिपेंडेंस वेक्टर कहलाता है। यानी अल्फा 1x प्लस अल्फा 2 लीनियर कॉम्बिनेशन है। इस लीनियर कॉम्बिनेशन से अगर हम अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यू ज्ञात करें और अगर उनमें से सभी हमारे जीरो नहीं निकलते हैं तो वो डिपेंडेंस है, और अगर हमारे सभी जीरो निकलते हैं तो वो हमारा इंडिपेंडेंस वेक्टर कहलाता है। तो डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस की कंडीशंस हो गई। अगर ऑल ऑफ देम अल्फा जीरो नहीं है तो इंडिपेंडेंस हो गया, और अगर ऑल ऑफ देम जीरो हैं तो इंडिपेंडेंस, और अगर ऑल ऑफ देम आर नॉट जीरो तो हमारा डिपेंडेंस वेक्टर कहलाता है। तो डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस शो करने के लिए हम ये कंडीशन लेते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन उसका बनाएंगे, उस पर अल्फा 1 अल्फा 2 जितने होंगे उनकी वैल्यू ज्ञात करेंगे। अगर उनका मान सब जीरो नहीं आ रहा है, सबका जीरो नहीं आ रहा है तो वो डिपेंडेंस वेक्टर कहलाएगा, और अगर सब जीरो आ रहे हैं तो वो इंडिपेंडेंस वेक्टर कहलाता है। इस पे आधारित क्वेश्चन अक्सर करके पूछे जाते हैं कि वेक्टर दिया वो कॉम्बिनेशन और ये डिपेंडेंस है या इंडिपेंडेंस है, तो जो वेक्टर्स होंगे उतने लीनियर इक्वेशंस बनेंगे। उस लीनियर इक्वेशन से हम अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यू निकालेंगे। अगर जितने अल्फा हैं सबके मान जीरो हैं तो इंडिपेंडेंस, और अगर सबके मान जीरो नहीं है तो डिपेंडेंस वेक्टर कहलाता है। कुछ लीनियर और लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की कंडीशंस हैं, जैसे एम्प्टी सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, कोई भी सेट
जो एम्प्टी सेट होगा, यानी एम्प्टी सेट का मतलब जिसपे कोई एलिमेंट ना हो, ऐसा सेट हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। दूसरा पॉइंट है कि टू वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, दो वेक्टर हमारे लीनियरली डिपेंडेंट होंगे इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ देम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द अदर। अगर एक को हम दूसरे के सापेक्ष में स्केलर मल्टीप्लिकेशन में एक्सप्रेस कर सकें तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। तीसरा पॉइंट है कि ए सिंगलटन सेट हो, जो सिंगलटन सेट होता है जिसपे एक एलिमेंट होता है, आर लीनियरली डिपेंडेंट, वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। चौथी कंडीशन है कि कंटेनिंग जीरो वेक्टर, यानी अगर किसी वेक्टर में जीरो भी कंटेनिंग है तो वो हमारा डिपेंडेंट वेक्टर कहलाता है। पांचवी कंडीशन है कि जो स्पैन होता है वो हमारा ओरिजिनल जो वेक्टर है उस स्पैन के बराबर होता है। अगर कोई फाइनाइट सेट है तो उस पे हमारा वेक्टर जरूर या तो इंडिपेंडेंट होगा या फिर डिपेंडेंट होता है। तो इस तरीके से ये हम लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के रूप में देख सकते हैं। अब तो जैसे ये क्वेश्चन है, इस पे भी चेक करना है कि ये लीनियर वेक्टर जो है ये 3 ऑर्डर का वेक्टर है, ये डिपेंडेंस है या इंडिपेंडेंस है। तो इसको चेक करने के लिए हमने बताया कि अल्फा 1 अल्फा 2 तीन हम लीनियर इक्वेशन बनावे, फिर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यू निकालें। अगर ऑल ऑफ देम जीरो तो डिपेंडेंट है, अगर ऑल ऑफ इंडिपेंडेंट है, और अगर ऑल ऑफ देम इज नॉट जीरो तो वो डिपेंडेंट होता है। एक दूसरा तरीका इसका और है कि अगर इसका हम डिटर्मिनेंट बना लें, मान लो ये हमने डिटर्मिनेंट बना लिया 1 1 -1, इसका हमने बनाया 2 -3 5, इसका बनाया 0 1 4। इस डिटर्मिनेंट को हम पहली रो के सापेक्ष अगर खोल दें तो 1 इंटू ये छूटेगा 3 चौको 12 -12 -5 का नम 5 5, फिर इसके सापेक्ष खोले हम छूटा तो 2 चाकू 8 -0, इसके सापेक्ष खोल दें -1, ये छूटा 2 का नाम 2 और -0, तो इसकी वैल्यू आ गई -17, ये हो गया -8 और -2, यानी ये हो गया 17 8 25 2 27 -27 इज नॉट इक्वल टू 0। ये वैल्यू हमारी 0 नहीं है, इसलिए ये लीनियरली इंडिपेंडेंट ठीक। अगर इसका डिटरमिनेंट 0 हो जाए, यानी इफ इक्वल टू 0, देन लीनियरली डिपेंडेंस हो जाएगा। ठीक, तो लीनियरली डिपेंडेंस है कोई वेक्टर या नहीं है, हम ऐसे भी आसानी से चेक कर सकते हैं कम समय में कि लीनियरली डिपेंडेंस कब होगा। अगर इसका डिटरमिनेंट 0 है तो लीनियरली डिपेंडेंस होता है, और अगर इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंस होता है। तो जितने भी ऐसे क्वेश्चंस हैं हम कम समय में जो है बता सकते हैं कि लीनियरली डिपेंडेंस है या नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है बेसिस एंड डायमेंशन क्या है। बेसिस और डायमेंशन किसी भी वेक्टर का जो बेसिस है या उसका जो डायमेंशन है, कह रहा है कि ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ वेक्टर स्पेस वीएफ, एक वीएफ वेक्टर स्पेस का एक ऐसा नॉन एम्प्टी सबसेट एस हो इज कॉल्ड ए बेसिस, यानी वो हमारा बेसिस कहलाता है। कब? कंडीशन नंबर फर्स्ट, अगर S कंसिस्ट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, अगर S हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट है, यानी जो हमने S सबसेट लिया है VF का, वो अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो बेसिस होगा। दूसरी कंडीशन है कि अगर एवरी वेक्टर इन V, यानी V का प्रत्येक वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड
एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन। अगर प्रत्येक वेक्टर को हम लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी LS इज इक्वल टू V के रूप में कर सकते हैं, तो वो उसका बेसिस कहलाता है। तो बेसिस समझ में आ गया। बेसिस क्या है? किसी भी वेक्टर स्पेस का S अगर सबसेट है और वो अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो बेसिस होगा, या उसको हम लीनियरली कंडीशन लीनियरली कॉम्बिनेशन के रूप में अगर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, या उसी को हम LS इक्वल टू V लिख सकते हैं, तो वो बेसिस कहलाता है। अब फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस क्या होता है? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है वेक्टर स्पेस V इज सेड टू बी फाइनाइट। कह रहा है कि एक वेक्टर स्पेस V हम फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहेंगे इफ देयर एग्जिस्ट्स ए फाइनाइट सबसेट। अगर उस पे एक फाइनाइट सबसेट हमारा एग्जिस्ट करता है, फाइनाइट सबसेट का मतलब है एक निश्चित सबसेट हो, सच दैट इस प्रकार से कि V इज इक्वल टू LS के, यानी उसकी स्पैन के बराबर हो। यानी जैसे द सेट है S हमने लिया E1 E2 दैट इज En, वेयर E1 मान लो 4 ऑर्डर का हम ले रहे हैं तो 1 0 0 0 हो गया, E2 हमारा 0 1 0 0 हो गया, E3 हमारा 0 0 0 1 हो गया। इज ए बेसिस, ये एक बेसिस होगा किसका? फॉर द वेक्टर RnR का, यानी रियल का रियल से या कॉम्प्लेक्स का कॉम्प्लेक्स से। दिस बेसिस इज नोन एज ओ नेचुरल बेसिस। इस बेसिस को हम नेचुरल बेसिस के नाम से भी पुकार सकते हैं। यहाँ पर E1 E2 और En आर कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ वेक्टर। ये हमारे फंडामेंटल यूनिट हैं, वेक्टर्स कहलाते हैं इसके वेक्टर्स के। किस प्रकार से बेसिस क्या है और फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस क्या है, इसके बारे में हम समझ सकते हैं। तो देखिए जैसे कि द सेट ऑफ S इक्वल टू 1 x x स्क्वायर डेट डैश x पावर n इज ए बेसिस हो इन द वेक्टर स्पेस, देन Pn ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, ये एक पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स कि 1 x x स्क्वायर x पावर 3 x पावर 4 डेट डैश x पावर n, ये एक वेक्टर स्पेस है किसका? पॉलिनोमियल्स का। इस बेसिस है, इज ए बेसिस इन द वेक्टर स्पेस, ये इसका बेसिस है। इन डिग्री कंसिस्टिंग ऑफ द इक्वल टू n, जिसकी डिग्री हमारी n है। दूसरा पॉइंट है इफ V इज ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, अगर V कोई हमारा एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, देन एनी टू बेसिस ऑफ V हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, तो उनके दो बेसिस जो हैं वो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तीसरा पॉइंट है कि एवरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट is a finite dimensional vector space V can be extended to form basis of V, उसको हम form basis में एक्सटेंड कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है कोऑर्डिनेट वेक्टर, इसका क्या होता है? अगर कोई लीनियर कॉम्बिनेशन x इक्वल टू α1 x1 प्लस α2 x2 डेट इज अल्फा एन xn है, तो इसका जो कॉलम मैट्रिक्स है α1 α2 अल्फा डेट इज अल्फा n इस कॉल्ड कोऑर्डिनेट वेक्टर। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को जो हमने अल्फा से बनाई है, कॉलम में बनाई है, उसको हम कोऑर्डिनेट वेक्टर कहते हैं। अब डायमेंशनल वेक्टर स्पेस क्या है? कह रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी बेसिस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, जो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ V, उसे हम V का डायमेंशन कहते हैं। यानी जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उसे हम फाइनाइट डायमेंशन कहते हैं। जैसे इसे हम डायमेंशन DIM V से डिनोट करते हैं, और डायमेंशन जैसे 0 का है, ये 0 होता है, ये 0 हमारा वेक्टर स्पेस है, तो इसका जो डायमेंशन होगा वो हमारा 0 होता है, लीनियर, और ये हमेशा लीनियर डिपेंडेंट होते हैं। यानी जितने भी डायमेंशन वेक्टर स्पेस हैं वो हमारे सभी लीनियरली डिपेंडेंस होंगे। कुछ पॉइंट्स और देखिए। कह रहा है कि एवरी सेट कंसिस्टिंग ऑफ n प्लस 1 आर मोर वेक्टर ऑफ n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V इज लीनियरली डिपेंडेंट। यानी जो एवरी सेट कंसिस्टिंग
प्रत्येक सेट जिसपे n+1 हमारे एलिमेंट हैं मोर देन वेक्टर ऑफ एन n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V में वो हमारे लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि एवरी सेट कंसिस्टिंग n लीनियरली इंडिपेंडेंस वेक्टर, अगर n हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंस वेक्टर हैं ऑफ एन n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V इज ए बेसिस इन V, वो V में उसका बेसिस होगा। तीसरा पॉइंट है द इफ W इज ए सब स्पेस ऑफ एन n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, अगर W उसका सब स्पेस है किसका n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का V का, देन डायमेंशन W, तो डायमेंशन W या तो इक्वल होगी या फिर लेस देन होगी किससे, n से। फर्दर W इक्वल टू V, यानी W हमारा V के बराबर कब होगा, इफ एंड ओनली इफ डायमेंशन W इक्वल टू n, अगर W की जो डायमेंशन है सब स्पेस की वो अगर n के बराबर है तो W इक्वल टू V होगा। डायमेंशन जैसे रियल नंबर के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए अगर r की पावर n हमारा है या c की पावर n का है वेक्टर स्पेस, तो डायमेंशन r की पावर n हो जाएगी इसकी ऑर्डर के बराबर। इसी तरह डायमेंशन c की पावर n, इसकी डायमेंशन हमारी n हो जाएगी। इसी तरह अगर पॉलिनोमियल्स है जिसपे मान लो सेट जैसे 1x है, x² x की पावर n कंसिस्टिंग n+1 एलिमेंट्स, जिसमें n+1 एलिमेंट है, तो ऐसे पॉलिनोमियल्स की भी डायमेंशन हमारी n+1 हो जाएगी। यानी रियल नंबर की अगर n पावर है तो n डायमेंशन होगी, अगर कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स की पावर n है तो उसकी डायमेंशन n होगी। इसी तरह पॉलिनोमियल्स की अगर n+1 एलिमेंट हमारे कंसिस्ट करते हैं तो उसकी डायमेंशन हमारी n+1 होगी। इसका मतलब कि नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है उसी को इंडिकेट करता है किसी वेक्टर का डायमेंशन।